हेलो एवरीवन। हम आ गए हैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके, जहां हमें 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है असम यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जिस तरह के वेटेज दिया गया है उसी को हमने फॉलो किया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर इन ए मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसका हो जाएगा फैसिलिटेटर वाला कोई ऑप्शन है क्या, देख लीजिए। जहाँ पे भी फैसिलिटेटर दिखे वही करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे लग रहा है ये जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा। हाँ, तो वही करेक्ट है। एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड टू एनेबल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन मॉडर्न constructivist pedagogy emphasized by NCF 2005 and NEP 2020, the paradigm shift from teacher-centered to learner-centered education. The teacher creates a supportive environment, scaffolding learning and encourage critical thinking. Instead of being the sole authority sage on the stage, the teacher serves as a guide on the side. तो ये हमको याद रखना है कि हमें जो प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में मिलता है वो होता है एक फैसिलिटेटर या फिर एक गाइड के जैसे टीचर को एक्ट करना चाहिए। सेकेंड है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो माइक्रो टीचिंग किस लिए फॉलो किया जाता है? टीचिंग लार्ज क्लासेस के लिए नहीं, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, हाँ यही है। माइक्रो टीचिंग होता है टीचर ट्रेनिंग के लिए, और टीचर ट्रेनिंग को ये माइक्रो टीचिंग्स दिया जाता है ताकि उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो। कैसे हमें एक स्केल डाउन एनवायरनमेंट में हमारे जो टीचिंग स्किल्स है उसको हमें कैसे डेवलप करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स in a controlled scale down environment. Micro teaching was developed by Dwight Allen at Stanford University in 1963. It scales down the class size 5 to 10 students, lesson duration 5 to 10 minutes. तो ये भी आपको याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 5 to 10 स्टूडेंट्स, एंड लेसन ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 10 मिनट्स, एंड फोकसेस ऑन वन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल एट ए टाइम। तो एक टाइम में एक ही स्पेसिफिक स्किल में फोकस किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चनिंग एक स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन एक स्किल है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक स्किल है। तो एक टाइम में एक ही स्किल में हमें बोला जाता है कि फोकस करके फिर हमें माइक्रो टीचिंग करना है। तो इसमें एक साइकिल फॉलो होता है, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू आइडेंटिफाई परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गैप्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज, जो परसिस्ट करता है, उसको हम कौन सी इवैल्यूएशन के तहत हम डिटरमाइन या फिर निकाल सकते हैं, मतलब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक, क्योंकि डायग्नोसिस करना मतलब आइडेंटिफाई करना। इवैल्यूएशन टाइप्स इन एजुकेशन सर्व डिस्टिंक्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे ये जो तीनों इवैल्यूएशन है उसके बारे में भी लिखा गया है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, गोज स्टेप फर्दर देन फॉर्मेटिव असेसमेंट टू डायग्नोज अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ रिकरिंग लर्निंग फेलियर्स सो रिमेडियल इंस्ट्रक्शन कैन बी प्लान। तो पहले हम डायग्नोज करते हैं स्टूडेंट्स के जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको, और उसके बाद हम रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस, रिमेडियल टीचिंग भी प्लान कर सकते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, हम जब क्लास कंडक्ट करते हैं ना, तो जो भी क्लास हम ले रहे हैं उस क्लास के मतलब जब क्लास कंटिन्यू होती है उसी टाइम में हम डिफ़िकल्टीज़ जो है बच्चे का वो हम डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, और फिर फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, और हमारे टीचिंग में भी कोई अगर दिक्कत हो तो उसको भी हम सुधार कर लेते हैं। कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑन गोइंग फीडबैक। तो इसमें हमें ऑन गोइंग फीडबैक मिल जाता है, जैसे कि आज क्लास किया तो आज ही हमें फीडबैक मिल गया कि इसमें कुछ सुधार करना है या नहीं, या फिर आज का क्लास बच्चों के लिए कैसा था, बच्चे ने ये क्लास समझा या नहीं समझा। समेटिव होता है कंडक्टेड एट द एंड टू ग्रेड और सर्टिफाई अचीवमेंट। तो इसको समेटिव होता है जो एकदम एंड में कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि टर्म एंड मिड टर्म, ये सब। फिर अकॉर्डिंग टू जिम पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द स्टेज वेयर अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। कॉन्क्रीट इवेंट के बारे में कौन सा स्टेज में बच्चे का थिंकिंग डेवलप हो जाता है, कॉन्क्रीट चीज़ों को वो लॉजिकली कब से समझना शुरू कर देता है एक बच्चा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंसरी मोटर प्री पर्सनल कॉन्क्रीट फॉर्मल, ये आ जाएगा कॉन्क्रीट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही कॉन्क्रीट दिया हुआ है। देख लीजिए कॉन्क्रीट इवेंट्स, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो आंसर है वो भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईयर्स कितना मतलब
इस स्टेज में मतलब जो ईयर है, जो एज ग्रुप है वो कितना है, वो 7 से 11 ईयर्स का है एज ग्रुप। पियाजे प्रपोज्ड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 to 11 ईयर्स। इसमें क्या होता है, बच्चे में कॉन्जर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिकल थाट, ये सब लॉजिकल थाट अप्लाइड टू फिजिकल एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट डेवलप होता है। और फॉर्मल में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थाट, उसमें कॉन्क्रीट नहीं आता है, उसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट थाट एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होता है इसमें। Next, question number 5. If a student in your class remains consistently quiet and hesitant to participate, what is the best pedagogical response? अगर वो मतलब consistently एकदम बच्चा चुप रहता है, कोई response नहीं करता है और participate ही नहीं करता है, तो उसको क्या मतलब किस तरह से उसको टैकल किया जाए, उस चीज़ से कैसे उसको बाहर निकाला जाए? Provide small group activities. हाँ, यही होगा, प्रोवाइड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड नॉन थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज एसेंशियल इन टीचिंग एप्टीट्यूड। इंट्रोवर्टेड एंड शाई लर्नर्स नीड अ सेफ स्कैफोल्डेड एनवायरनमेंट लाइक स्मॉल पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस और पेयर वर्क। थिंक पेयर शेयर, तो ये एक ट्रिक है, उसको याद रखिए, थिंक पेयर शेयर। तो ये है इंट्रोवर्टेड एंड शाई लर्नर्स के लिए, उनको चाहिए एक सेफ स्कैफोल्डेड एनवायरनमेंट, तभी जाकर वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। फोर्सिंग देम पब्लिकली creates anxiety while ignoring or penalizing them hampers emotional and social development। तो इसीलिए उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ देना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एजुकेशनल थिंकर्स एडवोकेटेड द प्रोजेक्ट मेथड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यूई एंड विलियम हर्ड किलपैट्रिक। तो लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी के जो प्रोजेक्ट मेथड है ये रूटेड है प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी के ऊपर। प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी बोलता है लर्निंग बाय डूइंग, हमें कुछ करके ही सीखना चाहिए। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, ये आया था 2002 में, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था 2001 में आया था। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया था 1956 में। तो क्वेश्चन क्या है, इन ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी विच कॉग्निटिव प्रोसेस इज़ एट द हाईएस्ट? ये है क्रिएटिंग। इसका देख लीजिए हायरार्की कैसा है, इसका हायरार्की ऐसा है, पहले रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवेलुएट एंड देन क्रिएट। तो इसको हमें याद रखना है। जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो आता है 56 में और जो रिवाइज्ड है वो आता है 2001 में। What is the primary benefit of using teaching learning materials? TLM बनाने का प्राइमरी बेनिफिट क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट, क्लियर एंड एंगेजिंग फॉर मल्टी सेंसरी लर्निंग, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो उसको हम क्लियर एंड एंगेजिंग बना पाए। दे ब्रिज द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थिएट्रिकल नॉलेज एंड कॉन्क्रीट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 9, द साइकोलॉजिकल फिनोमिनन वेयर हायर टीचर एक्सपेक्टेशंस लीड टू इम्प्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़ नोन एज। ये क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, इसका हायर टीचर एक्सपेक्टेशन लीड टू इम्प्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये एक टर्म है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि फिलोसॉफिकल कंसेप्ट इन एजुकेशन, पिग्मेलियन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर रोजेंथल एंड जैकबसन, जो 68 का एक एक्सपेरिमेंट था इन लोगों का। व्हेन टीचर्स एक्सपेक्ट हायर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स इंटरनलाइज दीज एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्म बेटर। तो जब हम स्टूडेंट से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी अपने अंदर ही इंटरनलाइज करते हैं कि उनको अच्छा करना है और वो अल्टीमेटली अच्छा करते हैं। हेलो इफेक्ट होता है जनरल पॉजिटिव इंप्रेशन इन्फ्लुएंसिंग स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस। Which questioning technique should a teacher use to encourage students to elaborate, clarify और think deeper about an answer? कौन सा वाला क्वेश्चनिंग टेक्निक एक टीचर को यूज़ करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूविंग क्वेश्चनिंग। Proving questions are follow-up questions asked by a teacher. Help students expand on incomplete responses. Why do you think so? तो इस तरह के क्वेश्चन जिसके जैसे क्वेश्चंस करके क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स को कंप्लीट करने के लिए
मतलब बच्चों को टीचर एनकरेज करते हैं। प्रॉम्प्ट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जस्टिफिकेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ गया है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। इसको भी याद रखना, फुल फॉर्म ऑफ CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मेनली एम्स एट इवैल्यूएटिंग विच एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है, किस एम्स, किस इवैल्यूएटिंग विच एस्पेक्ट, कौन से एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। ये हो जाएगा बी, बोथ स्कॉलस्टिक एंड स्कॉलस्टिक डोमेन्स ऑफ ग्रोथ। CCE वाज मैंडेटेड अंडर द RTE एक्ट 2009। तो ये शुरू हुआ था RTE एक्ट 2009 के तहत। तो इसमें बोला गया है कि दोनों में हमें क्या करना चाहिए, एम करना चाहिए, स्कॉलस्टिक ग्रोथ भी हो एंड को स्कॉलस्टिक ग्रोथ भी हो। स्कॉलस्टिक मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एंड को स्कॉलस्टिक मतलब होता है लाइफ स्किल के ऊपर बेस करके, एटीट्यूड, वैल्यूज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इन सब के ऊपर फोकस करके जो ग्रोथ होता है वो। एंश्योर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, और दोनों में अगर ग्रोथ हो जाए तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेव वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पियाजे एंड वाइगोत्स्की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BEd। is described as the gap between what a learner can do independently and what they can do with guidance। यही है इसका करेक्ट आंसर। तो स्कैफोल्डिंग का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस। तो ये वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसमें ये बोला गया है कि ZPD, द स्वीट स्पॉट फॉर लर्निंग वेयर अ चाइल्ड कैन सक्सीड विद टेम्पररी सपोर्ट नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो टेम्पररी सपोर्ट अगर एक बच्चे को दिया जाए, अगर एक टीचर या फिर एक मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, अगर एक बच्चे को थोड़ा स्कैफोल्ड करे, हेल्प करे, थोड़ा सपोर्ट दे, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। प्रोवाइडेड बाय ए मोर नॉलेजेबल अदर MKO, तो बच्चा क्या करता है, अच्छे से सक्सेस हासिल कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 13, विच टीचिंग अप्रोच मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल ऑफ फॉर्मूला। स्पेसिफिक टू जनरल, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव B। तो अगर जनरल टू स्पेसिफिक है तो ये हो जाएगा डिडक्टिव, और अगर स्पेसिफिक टू जनरल है तो हो जाएगा इंडक्टिव। तो ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर जनरलाइजेशन। और डिडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल या फॉर्मूला आता है, उसके बाद एप्लीकेशन टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए एडुकेटिंग ऑल चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। तो ये B है, ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट आंसर। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द चाइल्ड टू अडॉप्ट टू द सिस्टम अडॉप्ट्स टू अकोमोडेट एवरी लर्नर्स नीड्स, प्रमोट्स सोशल cohesion, empathy and equal educational rights. Next question, question number 15. In micro teaching skill development, stimulus variation refers to which action by the teacher? तो stimulus variation refers to which action? तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि स्टिमुलस वेरिएशन मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वेरिंग टीचर जेस्चर्स, वॉइस, टोन, मूवमेंट एंड इंटरेक्शन स्टाइल्स टू सस्टेन अटेंशन। तो टीचर का जो जेस्चर होता है, वॉइस, टोन, ये सब होता है, मूवमेंट होता है, इंटरेक्शन स्टाइल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इज़ ए क्रूशियल माइक्रो टीचिंग स्किल। तो मतलब टीचर का वॉइस, टोन, जेस्चर, मूवमेंट सब कुछ मैटर करता है एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में। प्रिवेंट्स मोनोटोनी एंड बोर्डम इन द क्लासरूम। और अगर एक टीचर बहुत ही मोनोटोनस वे में एक क्लास कंडक्ट करे ना, तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर टीचर का टोन में अप्स एंड डाउन्स हो, जेस्चर्स बदले, मतलब क्लास के अंदर मूवमेंट करे, तो बच्चे थोड़ा एंगेज रहते हैं। तो इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन जो माइक्रो टीचिंग स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स इंक्लूड टीचर मूवमेंट, जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, फोकसिंग, शिफ्टिंग सेंसरी चैनल्स, विजुअल, ऑडिटरी एंड पॉजिंग, ये सब। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 हैज़ रिप्लेस्ड द हिस्टोरिकल 10+2 स्कूल करिकुलर स्ट्रक्चर विथ विच न्यू स्ट्रक्चर। ये सबको पता है 5+3+3+4। ये ऑप्शन नंबर A हो गया इसका आंसर। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि सबको ही पता है, तो ये आप लोग देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 फ्री एजुकेशन इज़ गारंटेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, ये भी सबको पता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 to 14 ईयर्स। एंड फॉर बेंचमार्क डिजेबल्स ये एज एक्सटेंड करके 18 कर दिया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, RTE एक्ट 2009 इनेक्टेड आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको एनफोर्स किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और NEP 2020 ने बोला है कि इसको एक्सटेंड करके 18 किया जाए फॉर बेंचमार्क डिजेबल्स जो है उनके लिए। Which commission was appointed as the first education commission of independent India in 1948, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन कमीशन 1948 to 49। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन इंडिया, इंडियन टीचर एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पहला आया हमारा राधाकृष्णन कमीशन, वो आया हमारा 1948 to 49 में। इट फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रिकमेंडेड सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, इसमें ही UGC सेटअप करने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर आता है हमारा मुदलियर कमीशन जो आता है 1952 to 53 में, इसको बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और फिर आता है कोठारी कमीशन 64 to 66 में, इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन, और ये मतलब कोठारी कमीशन के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि NCTE अचीव्ड स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर, कब इसको एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत क्या किया जाता है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 93 में इनेक्ट किया गया और 95 में एस्टैब्लिश किया गया। तो ये भी आप लोग देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फेमस रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज मेड बाय कोठारी कमीशन, तो कौन सा रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दिया था, क्या करना है हमें, विच रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज मेड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोकेट एटलीस्ट 6% ऑफ GDP टू एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने बोला था कि एटलीस्ट 6% ऑफ GDP नेशनल इनकम क्या करना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए। 6% GDP टारगेट हैज़ बीन रीअफर्म्ड बाय नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन। तो ये जो 6% का GDP वाला बात है ना, इसके बारे में सब एजुकेशन पॉलिसीज़ ने बोला है, लेकिन सबसे पहले बोला था कोठारी कमीशन में DS कोठारी ने कि GDP होना चाहिए 6%, तो वही बात 68 में भी बोला गया है, फिर 86 में भी बोला गया है, और NEP 2020 में भी इसको बोला गया है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज अ मैच्योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ विच पॉलिसी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज लॉन्च्ड इन 87 पोस्ट NPE 86, ठीक है। इसका एम क्या था, टू सप्लाई मिनिमम एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटी एंड लर्निंग इक्विपमेंट। तो इसका मतलब ये था, इस ऑपरेशन में इसी बात में फोकस किया गया था कि मतलब अच्छा क्लासरूम हो, ब्लैक बोर्ड हो, इक्विपमेंट हो, चार्ट हो, मैप हो, टॉयलेट हो, ये सब फैसिलिटीज़ एक प्राइमरी स्कूल में हो, इंडिया के किसी भी प्राइमरी स्कूल में हो। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डायट्स वेयर क्रिएटेड अक्रॉस इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स प्राइमरी टू स्ट्रेंथन। डायट्स को क्यों बनाया गया, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, ये हो जाएगा आंसर। डायट में क्या होता है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। फिर हाँ ये हो गया हमारा। फिर आता है व्हाट डज द एक्रोनिम परख स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट रिफॉर्म्स अंडर NEP 2020। तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परख का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। परख अंडर NEP 2020 एस्टैब्लिश्ड एज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर अंडर NCERT। ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर NCERT। sets standards, norms and guidelines for student assessment and evaluation across all recognized school boards in India. Next question number 24. The National Curriculum Framework NCF 2005 was drafted under the chairmanship of which eminent scientist or educationist? किनके चेयरमैनशिप में ये NCF 2005 वाला क्या
क्या किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यशपाल। NCA 2005 and committee leaders were Professor Yashpal headed the steering committee for NCA 2005 famous for learning without burden। तो इसको भी याद रखें, NCA 2005 में ये बोला गया था learning without burden। एंड डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इन्होंने हेडेड द कमिटी दैट ड्राफ्टेड NEP 2020 NCFSC 2023। तो इन्होंने 2020 वाला जो NEP आया उसको हेड किया था के कस्तूरीरंगन। द फ्लैगशिप स्कीम समग्र शिक्षा अभियान was created by subsuming which three pre-existing education scheme। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फ्लैगशिप स्कीम है ना, समग्र शिक्षा अभियान, ये क्रिएट क्यों किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA एंड टीचर एजुकेशन TE, ये तीनों एन ओवर रीचिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, इंटीग्रेटेड SSA, एलिमेंट्री RMSA, सेकेंडरी एंड TE टीचर एजुकेशन, ये तीनों सबस्यूम्ड किया गया इनटू समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान में ये सब मिल जाते हैं, SSA मिलता है, फिर RMSA मिलता है और TE, ये सब मिला के समग्र शिक्षा अभियान 2018 शुरू होता है। Swayam is an initiative by the Government of India designed to achieve the three cardinal principles of एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी जो स्वयं अचीव करता है। स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, इसको याद रखिए। इंडियाज़ नेशनल मूक पोर्टल प्रोवाइडिंग फ्री कोर्सेज फ्रॉम 9th ग्रेड टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये कौन से क्लासेस के फ्री कोर्सेज देता है। तो ये 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है। बिल्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स, तो 3 प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन नाई तालीम फॉर्मुलेटेड इन 1937 वाज स्पीयरहेडेड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। वर्ड द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तो महात्मा गांधी के साथ रिलेटेड है, ये सबको पता है। एडवोकेटेड फ्री एंड कंपलसरी मदर टंग एजुकेशन सेंटर्ड अराउंड क्राफ्ट वर्क, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, एम्फेसाइज्ड ऑन हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H's इंटीग्रेशन। तो इसको भी याद रखिए, हेड, हार्ट एंड हैंड, ये वर्ड द स्कीम में बोला गया था, 3H's। Under NEP 2020, what is the target gross enrollment ratio to be achieved? 35 के अंदर कितना, 50%। हाँ, तो ये हमने कर लिया था, हमें पता है ये। Which regulatory body in India is responsible for granting recognition to teacher education? ये तो NCTE होगा। हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टीचर कोर्सेस। तो एपेक्स एजुकेशनल बॉडीज़ इन इंडिया क्या क्या है, NCTE, ये रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन जैसे कि DLED, B.Ed, M.Ed, ITEP, ये सब। NCERT क्या करता है, एकेडमिक एंड करिकुलम रिसोर्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन। एंड AICTE क्या करता है, रेगुलेट करता है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द RTE Act 2009 व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इन प्राइवेट अनएडेड एंट्री लेवल क्लासेस मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा 25%। RTE 2009 mandate section 12AC, private unaided schools must admit at least 25% of children in class 1 or pre-primary belonging to weaker sections and disadvantaged groups, providing free education and reimbursed by the state। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, अभी हम आ गए हैं जनरल इंग्लिश में। तो पहले हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, अभी हम करेंगे इंग्लिश वाला पोर्शन। शी डैश इन दिस इंस्टीट्यूशन एज अ प्रोफेसर सिंस 2018। तो जैसे कि सिंस आ गया है तो इसका मतलब ये हैज़ बिन वर्किंग ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग देख लेना पढ़ के कि यहाँ क्या रूल लिखा गया है। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिनोनिमस, मेटिक्यूलस, ये कर लिया है हमने, पेंसटेकिंग एंड थरो, ये हो जाएगा मेटिक्यूलस का सिनोनिम। एफिमरल एंटोनिम क्या होगा, एफिमरल का एंटोनिम क्या होगा, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग या परमानेंट। इसका हो जाएगा परमानेंट। एफिमरल मतलब ट्रांजिएंट होता है, इसका जो एंटोनिम उल्टा हो जाएगा परमानेंट।
फिर देखिए द स्टडी और साइंस ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये क्या हो जाएगा, पेडागोजी। ये हो जाएगा स्टडी एंड साइंस ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का मतलब पेडागोजी। एंड्राकोजी क्या था, एंड्राकोजी था साइंस एंड मेथड ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स। एंड एपिस्टेमोलॉजी क्या था, ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्निंग थ्योरी ऑफ नॉलेज। Identify the grammatically correct option to fill in the blank. Neither of the two candidate books dash available in the library. ये हो जाएगा is. Neither of the two candidate books is available in the library. तो इसका क्या बोला गया है, रूल देख लीजिए। इनडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक नीदर ऑफ, ईदर ऑफ एंड ईच ऑफ टेक अ प्लूरल नाउन बट स्ट्रिक्टली ए सिंगुलर वर्ब। नाउन को प्लूरल ही लेगा लेकिन वर्ब को सिंगुलर लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ईज़ लगाया गया है। हैंस नीदर ऑफ द टू बुक्स इज़ अवेलेबल, इसीलिए ईज़ लगाया गया है। द न्यू प्रिंसिपल इज़ हाईली प्रोफिशिएंट, इसके बाद आएगा इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स, और एट भी यूज़ हो सकता है। तो क्या बोला गया है देखिए, द एडजेक्टिव प्रोफिशिएंट इज़ स्टैंडर्डली फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन इन और एट व्हेन रेफरिंग टू एन एरिया और स्किल एक्टिविटी। तो अगर किसी एरिया के बारे में बोला जा रहा हो प्रोफिशिएंट के बाद, तब एट लगेगा, प्रोफिशिएंट एट दिस एरिया, दैट स्किल, दैट एक्टिविटी ऐसे। और अगर इन जनरल हम बोल रहे हैं तो प्रोफिशिएंट इन ही हम लगाते हैं और कभी कभी हम एट भी लगा सकते हैं। फिर रीअरेंज द जम्बल पार्ट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, ये तो ठीक ही है ना, इसको क्या चेंज करना है, PQRS, हाँ सही है ये। तो ये किसने बोला था, इससे फेमस कोट बाय नेल्सन मंडेला, इसको भी याद रखिए। और इस द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये हमने कर लिया है, इसका मतलब है द टू वर्क एंड स्टडी लेट इन टू द नाइट। नेक्स्ट है द टीचर क्लैरिफाइड ऑल डाउट्स, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर द टीचर क्लैरिफाइड ऑल डाउट्स। ऑल डाउट्स वेर क्लैरिफाइड बाय द टीचर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड रॉन्ग करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द ऑप्शंस बिलो। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करिकुलम। बाकी करिकुलम में क्या, यहाँ पे क्या गलत है, हाँ यहाँ पे AM है, ये गलत है। यहाँ पे डबल L है, और हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। असम यूनिवर्सिटी सिलचर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 94। ये होगा एस्टेब्लिश्ड इन 1994 अंडर द असम यूनिवर्सिटी एक्ट 1989, एक्ट 13 ऑफ 1989। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन दोरगाकुना शिलचर आसाम विथ अ second campus at Difu, Karbi Anglong. Very important question. The traditional classical dance form of Assam Satya was introduced in the 15th century by which saint reformer? तो ये डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 15th सेंचुरी बाय विच सेंट, तो आंसर हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। ग्रेट सेंट रिफॉर्मर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इंट्रोड्यूस्ड Satriya as a medium for neo-Vaishnavite faith in Shatra's monasteries, recognized as one of the India's 8 classical dance forms by Sangeet Natak Academy in the year 2000. Next question हो गया, which article of the Indian Constitution declares right to education as a fundamental right? Article 21A, ये सबको पता है। Education was transferred from the state list to the concurrent list in the Indian Constitution by which amendment act? ये हो जाएगा 42nd Amendment Act 1976, जिसके तहत क्या गया इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन का डाल दिया गया, जो कि पहले क्या था, स्टेट लिस्ट में था। तो विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम इज़ ग्लोबली फेमस फॉर हार्बरिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस? ये तो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो ये जीके सबको ही पता होगा शायद। डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, इसको भी याद रखिए कि काजीरंगा वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़।
2, 6, 12, 20, 30 हमने किया है क्या, ये 42 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, हाँ 2 के साथ 4 ऐड, 6 के साथ 6 ऐड, मतलब +2 करके ऐड किया गया है और उसके बाद इसका आंसर आ जाता है 42। फिर आता है टीचर स्टूडेंट, ये वाला हमने किया है पहले वीडियो में, ये आपको आता होगा। फिर नेक्स्ट ये भी हमने कर लिया है, पिछले वीडियो में ये हमने किया है, हाँ ये नहीं किया है। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, राहुल सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राहुल। राहुल ने क्या बोला, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर के ओनली सन, डॉटर तो मतलब उसकी सिस्टर हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रैंडफादर की ओनली सन तो उसका मतलब फादर ही होगा। अगर ओनली सन है और उसका ग्रैंडफादर है तो फादर ही होगा। और अगर डॉटर है, उसके पापा का डॉटर मतलब तो उसका बहन ना। तो देख लीजिए इसका आंसर सिस्टर है। द एवरेज मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज़ इन अ टेस्ट इज़ 60। तो इफ़ द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर 50, 70, 55 एंड 65, व्हाट इज़ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 5th स्टूडेंट। तो इसको कैसे किया गया है, देखिए एवरेज निकाला गया है 5 × 60 300। फिर बोला गया सम ऑफ 4 नोन स्टूडेंट्स, सम ऑफ कितना होता है इसका 240 होता है। तो 300 से 240 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 60 इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही था, हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ कि आप सबका आप सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा हो। और आप लोगों को इन सब वीडियोस में भी अगर कुछ हेल्प हो वीडियोस से तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू।